इस तरह की जो कविताएं हैं, जो नई तरह की खेती, एक नए तरह का मुहावरा, कविता के भीतर एक नई आवाज, बेचैनी, ये विद्रोही की कविताओं की खासियत है। वे उन सारी चीजों को उलट देना चाहते हैं, चाहे वो कविता के प्रतिमान हो या कविता के बाहर की दुनिया हो। उन सारी चीजों को उन्हें उलट देना है जो भुजबलों ने दुर्बलों के खिलाफ पेश की है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं वो है कवि विद्रोही का कविता संग्रह नई खेती। नई खेती कविता संग्रह रमाशंकर यादव विद्रोही की संकलित कविताओं का संकलन है। इसे सांस्कृतिक संकुल जन संस्कृति मंच ने प्रकाशित किया है। विद्रोही की कविताओं और खास करके इस संकलन की कविताओं के बारे में अगर हम विचार करें तो ऐसा हम पाते हैं कि विद्रोही एक तरफ जो अवध का लोक मन है, जो किसान मन है, वहां से अपनी कविता की ताकत खींचते हैं, वहां से अपनी कविता की ताकत ग्रहण करते हैं, और दूसरी तरफ वैश्विक पैमाने पर, पूरी दुनिया के स्तर पर जो बराबरी के लिए चलने वाले संघर्ष हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका के संघर्ष हों, चाहे वे नस्लवाद के खिलाफ अफ्रीका के संघर्ष हों, उन सारे संघर्षों को अपनी कविता में न सिर्फ दर्ज करते हैं बल्कि उनसे, इन सारे संघर्षों से उनकी कविता ताकत हासिल करती है। विद्रोही प्रचलित अर्थों में कवि नहीं है, इसलिए कि विद्रोही ने कभी कागज कलम लेके कविताएं नहीं लिखी। ये संकलन विद्रोही द्वारा सुनाई गई कविताओं को इकट्ठा करके, लिपिबद्ध करके उनके दोस्तों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया और उसे प्रकाशित किया गया। उनको अपनी समस्त कविताएं याद थी और आमतौर पर विद्रोही जनता के तमाम आंदोलनों में अपनी कविताओं को सुनाते हुए देखे जा सकते थे। वह कविता का ये ऐसा गुण है जो एक संवाद की स्थिति बनाता है। अगर आप उनकी कविता सुनेंगे, उस कविता को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि उनकी कविता आपके साथ सीधे संवाद कर रही है, क्योंकि ये कविताएं दरअसल संवाद के मोड में ही लिखी गई थी। वे उन सारी चीजों को उलट देना चाहते हैं जो कमजोरों के खिलाफ हैं। वे उन सारी चीजों को उलट देना चाहते हैं, चाहे वो कविता के प्रतिमान हो या कविता के बाहर की दुनिया हो। उन सारी चीजों को उन्हें उलट देना है जो भुजबलों ने दुर्बलों के खिलाफ पेश की हैं। वे हर चीज के बारे में कहते हैं कि उसको एक चुनौती देते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर कैसा हो सकता है, उसकी एक तार्किक परिणति की ओर ले जाना चाहते हैं। जैसे उनकी कविता जिसके नाम पर इस संकलन का नाम है नई खेती, तो वो कहते हैं कि मैं कवि हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कोई कहता है कि अरे पगले, कहीं आसमान में धान उगा करता है? मैं कहता हूं अरे गिगले, अरे घुगले, अगर धरती पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी उगेगा। अब तो दो में से एक चीज होकर रहेगी, या तो धरती से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। तो इस तरह की जो कविताएं हैं, जो नई तरह की खेती, एक नए तरह का मुहावरा, कविता के भीतर एक नई आवाज, बेचैनी, ये विद्रोही की कविताओं की खासियत है। एक तरफ वे खड़ी बोली में कविताएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे अवधी में भी कविताएं करते हैं, साथ ही साथ वे गजलें भी कह रहे हैं। अवधी की उनकी जो कविताएं हैं उनको अगर आप रख करके देखना चाहें तो फैज अहमद फैज का जो बहुत मशहूर गीत है तराना, हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, उसी के बरक्स रख करके देख सकते हैं। जब उनकी अवधी कविता है कि जन जनिहा मनैया जजीर मांगता
कलयुगहा मजूर पूरा सीर मांगा था। और ये कलयुग का मजदूर जो पूरी सीर मांग रहा है, पूरा संसार मांग रहा है, उस संसार को मांगने के क्रम में आप देखेंगे कि उनकी कविताएं सारे सांस्कृतिक प्रतीकों को नए सिरे से व्याख्यायित करती हैं। और वे बार बार ये जोर दे रहे हैं कि हमको अभी तक जिस गैर बराबरी का सामना करना पड़ा है, उस गैर बराबरी को अगर हम उलट देंगे, अगर उस परिस्थिति को बदल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी तरह की एक शोषण वाली व्यवस्था कायम होगी, बल्कि एक समानता की व्यवस्था कायम होगी जिसमें सबके लिए बराबरी का हक होगा। आखिरी में मैं उनकी एक बहुत मशहूर कविता है नूर मियाँ, और इस कविता को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से विद्रोही अपने पुरखों की स्मृतियों और उनके जरिए वर्तमान की परिस्थितियों पर बात करते हैं। ये कविता 2 मिनट लगेगा पढ़ने में, लेकिन आप सब लोगों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। आज तो चाहे कोई विक्टोरिया छाप काजल लगाए, चाहे साध्वी ऋतंभरा छाप अंजन, लेकिन असली घी का सुरमा तो नूर मियां ही बनाते थे ना। कम से कम मेरी दादी का मानना तो यही था। नूर मियां जब भी आते थे, मेरी दादी सुरमा जरूर खरीदती थी। एक सींक सुरमा आंखों में डालो, आंखें बादल की तरह भर्रा जाएं, गंगा जमुना की तरह लहरा जाएं, सागर हो जाएं बुढ़िया की आंखें, जिसमें कि हम बच्चे झांकें तो पूरा का पूरा दिखें। बड़ी दुआएं देती थी मेरी दादी नूर मियां और उनके सुरमे को। कहती थी कि नूर मियां के सुरमे की वजह से ही तो बुढ़ापे में भी बिटहनी बनी घूम रही हूं, सुई में डोरा डाल लेती हूं, और मेरा जी करे कहूं कि ओ रे बुढ़िया, तू तो है सुकन्या और तेरा नूर मियां है चौवन ऋषि। नूर मियां का सुरमा तेरी आंखों का च्यवनप्राश है, तेरी आंखें आंखें नहीं दीदा हैं। नूर मियां का सुरमा सिन्नी है, मलीदा है। और वही नूर मियां पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए पाकिस्तान नूर मियां? कहते हैं कि नूर मियां के कोई था नहीं। तब क्या हम कोई नहीं होते थे नूर मियां के? नूर मियां क्यों चले गए पाकिस्तान बिना हमको बताए, बिना हमारी दादी को बताए हुए? नूर मियां क्यों चले गए पाकिस्तान? और अब न वे सुरमे रहे और न वो आंखें। मेरी दादी जिस घाट से आई थी उसी घाट गईं। नदी पार से ब्याह कर आई थी मेरी दादी, और नदी पार कर ही जाकर जली। और मैं जब उनकी राख को नदी में फेंक रहा था तो मुझे लगा ये नदी नदी नहीं, मेरी दादी की आंखें हैं, और ये राख राख नहीं, नूर मियां का सुरमा है जो मेरी दादी की आंखों में पड़ रहा है। इस तरह मैंने अंतिम बार अपनी दादी की आंखों में नूर मियां का सुरमा लगाया। अब इस कविता को आप देखें अगर, तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी त्रासदी जिसे हम कहते हैं विभाजन, वो विभाजन एक तरह से अंडू किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। और उसमें एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, लेकिन उसके साथ साथ उस विभाजन को आखिरी दौर में पाट देने की भी कोशिश है। तो नूर मियां जैसी कविताएं, या इसके अलावा उनकी स्त्रियों पर जो कविताएं हैं, उनको आप देखते हैं तो विद्रोही सही मामले में जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। जनता की हर दुख दर्द, उनकी आवाज, उनकी आकांक्षा को अपनी कविता में दर्ज करते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि नई खेती कविता संग्रह, जो विद्रोही जी की कविताओं का संकलन है, इसे जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।